चली है और हवा में एक कोमलता सा है, लेकिन भारत की राजनीतिक हवा में एक नई शार्पनेस आ चुकी है। झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजों के बाद भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और भारत की रीजनल पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है आगे आने कुछ महीनों में, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने आपको इलेक्शंस किस ओर झुकता हुआ नज़र आ रहा था, हमने वो बताया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे विश्लेषण थे वो कहाँ कहाँ सही हुए और कहाँ कहाँ पे हम थोड़ा सा चूक गए। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयांश, आप देख रहे हैं टीवी 47। अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हॉकी मैच की, जिसमें भारत 7-1 से पाकिस्तान से जीत गया था, लेकिन वो मैच को बहुत ही कांटे का टक्कर बताया गया। झारखंड के इलेक्शंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर आप परिणाम को देखेंगे तो वो एक तरफा इलेक्शन हुआ, जहां पे जेएमएम प्लस यानी कांग्रेस और आरजेडी 56 सीटों पर जीती और भाजपा जो पहले 25 सीट जीत चुकी थी अकेले, वो अब 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लेकिन जब आप जाकर वोट शेयर्स देखेंगे और हर सीटों पर आप जीत और हार का अंतर देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि इलेक्शन बहुत क्लोज का था। 12:30 बजे दोपहर में कल जब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से ये पूछा गया कि वो कैसे जश्न मनाने की तैयारी कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी आप 3 घंटे रुक जाइए। यानी कि दोपहर 12:30 बजे तक झारखंड के शीर्ष जेएमएम के नेता को भी ये नहीं पता था कि इलेक्शन किस तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है। अगर आप उसके असेंबली सीट्स को देखेंगे, जैसे डाल्टनगंज, छतरपुर, लातेहार, तो वहाँ पे जीत और हार की जो मार्जिन रही वो 900 वोटों से कम की रही। कुछ सीटों पे तो 260 वोटों से ही सीट जीती गई। यानी कि ये जो इलेक्शन झारखंड में हुआ वो एज का तो था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे आखिरी राउंड ऑफ वोटिंग में जेएमएम और उसके अलायंस पार्टनर्स ने ये बाजी जीत ली हैंडसमली। मैं आपको ये बात फिर से बताना चाहूँगा कि जो झारखंड में वो इलेक्शन हुई आज से 3 दिन पहले, वो राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से अहम भूमिका निभाएगी। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि भाजपा के शीर्ष नेता, जो कि आरएसएस से ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं और वो मोदी और शाह के गुड बुक्स में नहीं हैं, वो इस इलेक्शन कैंपेन को स्पेयर हेड कर रहे थे। एग्जाम्पल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड इलेक्शन का महासचिव बनाया गया। वो इलेक्शन को पूरी तरीके से निगरानी कर रहे थे और उन पे जिम्मेदारी थी कि झारखंड को वो भाजपा के झोली में डालें। इस बात का हमें और भी ध्यान रखना होगा कि पिछले कुछ महीनों से भाजपा में ये सहमति नहीं बन पाई है कि उनका प्रेसिडेंट कौन होगा। आरएसएस चाहती है शिवराज सिंह चौहान हो, मोदी और शाह ने साफ कह रखा है कि कोई भी बन सकता है शिवराज सिंह चौहान के अलावा। इस इलेक्शन के बाद जहां शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो झारखंड को भाजपा की झोली में दें, और ऐसा लग भी रहा था कि भाजपा इस चुनाव को निकाल ले जाएगी, शिवराज सिंह चौहान इसमें विफल रहे। अब उनका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बीजेपी का बनना मुश्किल दिखलाई दे रहा है। इससे एक चीज़ साफ हो गई होगी कि मोदी और शाह की जो राजनीति है, वो जो चाहते हैं कि वो दोनों भाजपा की जो रणनीति है और जो लीडरशिप है वो डिसाइड करे, उनका पल्ला भारी होगा। वो ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि देखिए, आपने आरएसएस ने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड में भेजा और झारखंड में भाजपा बहुत मजबूत थी। लोकसभा इलेक्शन के समय भी भाजपा 81 में से 51 असेंबली सीट्स पर लीड कर रही थी, लेकिन आज वो 22 सीटों पर सिमट के रह गई। ये एक आपको राष्ट्रीय भारत की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, ये आपको ये एक असर दिखेगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दबदबा विज़ अ वी आरएसएस थोड़ा बढ़ेगा। जो दूसरी अहम चीज़ आपको झारखंड इलेक्शन से साफ समझ में आती है कि पर्सनल अटैक्स की पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही है। झारखंड वो स्टेट है जहां पर भाजपा ने सबसे ज़्यादा हार्डकोर हिंदुत्व को पुश करने की कोशिश करी। महाराष्ट्र में उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो लोकल लीडरशिप थे उन्होंने इस बात का थोड़ा खंडन भी किया। जैसे पंकजा मुंडे ने कहा कि बटोगे कटोगे, ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलती है। झारखंड में भाजपा ने हार्ड हिंदुत्व पुश करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें विफलता हासिल हुई।
इसका मतलब ये भी है कि हर जगह आपका एक कार्ड जो है वो हिंदुत्व कार्ड नहीं चल सकता। हर स्टेट की अपनी एक डायनामिक्स होती है, उसकी एक कास्ट ट्राइबल कैलकुलस होता है। आपको उस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी कि आने वाले चुनाव में हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो भाजपा है वो अपने शीर्ष के नेता को आगे ना करके लोकल लीडरशिप को प्रमोट करे स्टेट इलेक्शंस में, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस लोकल लेवल पे लड़ा जाता है। जो चौथी महत्वपूर्ण चीज़ झारखंड से उभर कर आई है वो ये है कि जो ट्राइबल फोर्स झारखंड में है वो इंटैक्ट है। अगर आपको लगता है कि आप एक चंपई सोरेन जेएमएम से ले आते हैं और आप गीता सोरेन को ले आते हैं और ये सेंध लगा सकते हैं जेएमएम के वोट बैंक में, तो बिल्कुल विफल हो गया। पांचवी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत की जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसका हमें डोमिनो इफेक्ट दिखने को नहीं मिल रहा है। उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ भाजपा ने पिछले साल हैंडसमली जीता था। छत्तीसगढ़ झारखंड से करीब है, बॉर्डर एरियाज़ पे है। कई सीट्स जो हैं वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल है और जो झारखंड के ट्राइबल है वो ओवरलैपिंग है। 2024 के जनरल इलेक्शन भाजपा उड़ीसा को स्वीप करती है, सिर्फ जनरल लोकसभा सीट्स नहीं बल्कि असेंबली सीट्स भी। उड़ीसा भी झारखंड से करीब है, बॉर्डर स्टेट है, लेकिन उसका असर हमें झारखंड में दिखने को नहीं मिला। यानी कि जो हम डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं पॉलिटिक्स में कि अगर आप एक स्टेट है और वहाँ की अगर डेमोग्राफी सिमिलर है दूसरे स्टेट से तो वहाँ पे हमें परिणाम आपके पक्ष में जाता हुआ नज़र आ सकता है, वो नहीं हुआ। ये 5 सबसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो इस इलेक्शन ने हमें समझाया है। और क्या चीज़ है जो हम सीख सकते हैं इस इलेक्शन से कि झारखंड में ट्राइबल्स डिसाइड करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हेमंत सोरेन पर भाजपा ने बहुत ही पर्सनलाइज अटैक्स करे। उन्हें कहा गया कि वो तो मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू पर घूमते हैं, वो बैकफायर करती हुई नज़र आई। ट्राइबल्स ने ये सोचा कि ये उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट, अस्मिता की बात है। एक ट्राइबल मर्सिडीज़ या बीएमडब्ल्यू पर क्यों नहीं घूम सकता है। जो आखिर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो संथाल प्रांगणा को स्वीप करेगा, 18 में से जो 12 सीटों पे जीतेगा या 12 से ज़्यादा सीटों पे जीतेगा, झारखंड में सरकार उसी की बनेगी। भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ वोट प्राप्त किए हैं झारखंड में, 59 लाख से ज़्यादा, लेकिन जेएमएम और उसके अलायंस पार्टनर्स ने 18 में से 15 में से ज़्यादा सीटें संथाल प्रांगणा में जीते। और हम उसका डोमिनो इफेक्ट पूरे झारखंड में देखें कि जो पिछली बार जेएमएम 30 सीटें जीती थी, इस बार 33 सीट और अलायंस 56-57 सीटों से जीत करके सरकार बनाने जा रहा है। ये ब्रॉड पॉइंट्स हैं झारखंड इलेक्शन को लेके और उसका राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर होगा। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ रुख अख्तियार करें और देखें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो ये जो वेव इलेक्शन हमें 23 तारीख यानी कल दिखने को मिला, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हमने कहा था कि महाराष्ट्र में डोर टू डोर फाइट है, बूथ टू बूथ फाइट है और आरएसएस ने अपनी पूरी काडर मोबिलाइज करके रखी है और क्लोज फाइट में बीजेपी को आरएसएस के कारण भारी फायदा होंगे। स्लाइट एज हो, लेकिन एज है। वो स्लाइट एज नहीं था, वो एक मैसिव एज था। और आखिर में हमने देखा कि 30-40 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 288 सीटों में से एक अलायंस 235 सीटें जीत जाए और भाजपा जो सिर्फ 155 सीटों पर अकेले लड़ी थी, वो इस कगार पे खड़ी है कि वो चाहे तो सरकार बिना किसी अलायंस पार्टनर्स के बना ले, क्योंकि वो 133 सीट जीत चुकी है। उसे 11-12 इंडिपेंडेंट एमएलएज को अपने साइड में करने में उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो कोलैप्स है वो महाराष्ट्र की राजनीति को रीराइट करने वाली है। इट इज़ गोइंग टू ओवरऑल द इंटायर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एंड आई विल टेल यू द रीज़न। आप देखिए कांग्रेस की सीटें, 20 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुए महाराष्ट्र में। नाना पटोले जो उनके प्रेसिडेंट हैं, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो सिर्फ 200 वोटों से जीते अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें, उनके पास सिर्फ 16 सीटें बच जाती हैं। आप 16 एमएलएज को अपने साथ इंटैक्ट इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि
ये एमएलएज इस बात से कन्विंस होंगे कि जनता ने शिवसेना शिंदे को रियल सेना माना है और आपकी सेना को नकार दिया है। सबको अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर की फिक्र होती है। 16 में से 12-13 को खिसकने में और शिंदे में जाने में और अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर को टू कीप इट ब्राइट देर नहीं लग रहा है। एनसीपी के पास भी कुछ ऐसी ही दुविधा है। आज एनसीपी शरद पवार के पास 11-12 सीटें बच रही हैं। 11-12 में से 9 एमएलएज को तोड़ना, 9 या 10 एमएलएज को तोड़ना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। वो एमएलएज नहीं टूटेंगे जो फैमिली से आते हैं, यानी कि शरद पवार के अपने भतीजे और उनके अदर रिलेटिव्स। लेकिन जो अदर एमएलएज हैं जिनका परिवार से ताल्लुकात नहीं है, वो परिवार के साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था कि शरद पवार या उद्धव ठाकरे उन्हें जिता सकते हैं। वो उनके साथ अब इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि अगर इस पॉलिटिकल पार्टी में वो रहते हैं तो एक बात तो सुनिश्चित है कि दे कैन नेवर बिकम द टॉप लीडर ऑफ द पार्टी, क्योंकि ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रही है। अगर वो रहते हैं तो अगले 5 साल में वो जीतेंगे रहेंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो उनके लिए सेफ बेट जो होगी वो होगी शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार। भाजपा के लिए एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ना अब बहुत ही आसान हो जाएगा। इन दोनों के पास जाके जैसा कि मैंने पहले कहा 16 और 12 सीटों के करीब है। अगर आप इनके जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ एमएलएज को स्विच करना होगा तभी उसे वैलिड माना जाएगा, वो बहुत ही आसान है। 12 में से आप अगर 8 एमएलएज को अपने तरफ ले जाते हैं तो आपको अपने 2 सहयोगी यानी कि शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपको महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अगले 15 दिन 30 दिन या कुछ महीनों में दिखेगा, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स लगभग ठप पड़ती नज़र आ रही है। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि शरद पवार की उम्र 84 साल की है। उन्हें वायली पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो कम बैक कर सकते हैं, लेकिन इस एज में जब जनरल इलेक्शन 5 साल दूर हो, जब दूसरी असेंबली इलेक्शन 5 साल दूर हो, वो यहाँ से कम बैक करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। द प्रिंट में छपी एक आर्टिकल जिसे द प्रिंट के चीफ एडिटर शेखर गुप्ता ने लिखा, उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी का अब मुझे जो हश्र दिख रहा है वो ये है कि ये पार्टी कांग्रेस में जाके विलय होगी या भाजपा उसे तोड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शरद पवार ये कर सकते हैं कि वो अपनी बेटी यानी सुप्रिया सुले की पॉलिटिकल फ्यूचर का ख्याल रखते हुए वो कांग्रेस के साथ कुछ डील इधर उधर कर लें। उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। उनकी जो अंदाज है, उनकी जो स्टाइल है वो बदले नज़र आ रहे हैं, वो भाजपा की तरफ सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो वापस भाजपा की तरफ जाने की सोच रहे हों। नेशनल पॉलिटिक्स पे इसका क्या रामिफिकेशन होगा? जो जनरल इलेक्शन के बाद एक मूड बनी थी कि भाजपा हार रही है और उसकी जो जगरनॉट है, जो भाजपा की रथ है, उसको रीजनल फोर्सेस स्टॉप कर सकती हैं, अब उस पर पूर्णतः पूर्ण विराम लग चुका है। हरियाणा इलेक्शन जो कांग्रेस बहुत ही अच्छी तरीके से जीतने वाली थी, ऐसा कहा जा रहा था, वो हार चुकी है। महाराष्ट्र इलेक्शन जो कि टाइट नज़र आ रहा था, कहीं कहीं पे महाविकास अघाड़ी को एज दिया जा रहा था, वो महाविकास अघाड़ी बिल्कुल बुरी तरह से हार चुकी है। मराठवाड़ा, जहाँ पे मराठा कंसोलिडेशन की बात थी, जहाँ पे रिजर्वेशन का एक मुद्दा था, वो बिल्कुल ठप हो गया। मराठवाड़ा में भी एमवीए ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिए हैं। तो नेशनल पॉलिटिक्स में अब आपको भाजपा के ऊपर प्रेशर नहीं दिखेगा। आपको बिहार में नीतीश कुमार अगर वो प्लान कर रहे हों कि उनकी डील बीजेपी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छी हो या वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो वो अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो क्लोज कॉन्फिडेंट थे, I don't remember his full name, a certain Yadav who was spearheading the Maharashtra election, तो उन्होंने वो डिलीवर कर दिया है along with RSS cadre। तो ये जो पावर बैलेंस है, जो पावर इक्वेशन भाजपा और आरएसएस के बीच में, वो झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन के कारण मुझे बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। भाजपा अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होगी। दिल्ली में इलेक्शन है फरवरी में, 4 या 5 महीना पहले उसके बारे में कुछ भी बोला जाना बेवकूफ़ी होगी।
लेकिन एक चीज़ साफ हो चुका है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में कोई भी गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दलील देगी, ये आर्गुमेंट देगी कि जहाँ पे आप मजबूत हैं, आप वहाँ तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश दिल्ली में ना करें। तो जो रीजनल फोर्सेस आ रहे थे बीजेपी के खिलाफ, वो अब मुझे रुकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर को देखें कि जो इस साल जनरल इलेक्शन के बाद 3 इलेक्शन हुए, जो एक तो ऑपोजिशन के खेमे में गया, कि झोली में गया झारखंड, और 2 भाजपा के हक में वो परिणाम गए। अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो हमें पाएंगे कि झारखंड नेशनल पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसकी 81 सीटें हैं और उसका कोई नेशनल पॉलिटिक्स से ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट था, हेवली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था, बहुत ही अमीर प्रदेश है, तो उसका जो असर है वो पैन इंडिया पे हमें दिखने को मिलेगा। भाजपा अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से उभरी है, और जो उसे राजनीतिक गरफायदे हुए थे जनरल इलेक्शन के बाद, अब वो रोल रिवर्सल हो चुका है। नाउ ऑपोजिशन इज़ ऑन द डिफेंसिव एंड बीजेपी विल बी ऑन द ऑफेंसिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में हम आपके पास लाएंगे एक बुक रिव्यू। राजदीप सरदेसाई ने एक किताब लिखी है जनरल इलेक्शन पे, द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया। हम उसे रिव्यू करेंगे और हम बताएंगे कि 2024 के जनरल इलेक्शन में क्या हुआ और उसके बाद हमें और क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रिया।